नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आप से बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी हमने जो 7 की एक्सरसाइज थी अवकलन उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। अब उसी देखो जस्ट पहले वाला टॉपिक आपका 6 का है, सांतत्ता और अवकलता के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपकी 6 की प्रसारण जो मुख्य रूप से फॉर्मूले काम आएंगे, देखो मैं आपको वो भी लिख रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आपका था सांतत्ता किसको कहते हैं। कोई फलन f(x) अपने प्रांगण के किसी बिंदु a पर संततता है यदि लिमिट x टेंड टू a f(x) विद्यमान हो तथा f a के बराबर हो। ये शर्त आपको ध्यान रखनी है। तो इसके लिए तीन शर्त होती है आपके लिए। बाह्य सीमा का मान है वो दाह्य सीमा के बराबर आना चाहिए और साथ में फलन के मान के भी क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तीनों शर्त आपके लागू होनी चाहिए। या बाह्य सीमा को जब आप ऐसे लिख दोगे लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव f(x) बराबर दाह्य सीमा में होगा लिमिट x टेंड टू a प्लस f(x) और फलन के मान को लिखोगे आप f a, जहां पर बिंदु आपका क्या है a। इसी तरह से आप बाह्य सीमा को आप यूं f a माइनस h से दिखा सकते हो और दाह्य सीमा को आप f प्लस a प्लस h से और फलन के मान को f a से। तो इन तीनों में से कोई भी एक नाम आपका लिखा हुआ आ सकता है और आपको ये तीनों मान के दिखाने बराबर दिखाने, अगर तीनों मान बराबर आएंगे तभी फलन क्या माना जाएगा, आपका संतत माना जाएगा। और अब देखिए अवकलता की बात करें। कोई फलन f(x) अपने प्रांत b के बिंदु a पर अवकलनीय कहलाता है यदि बाह्य अवकलज बराबर हो किसके, दाह्य अवकलज के। यानी आपको इसमें भी तीन शर्त अपने हिसाब से याद रखनी है। हालांकि तो इसमें तीन शर्त है, इसमें आपकी दो शर्त है। दो शर्त कौन कौन सी? पहली शर्त में कि बाह्य अवकलज और उसका मान दाह्य अवकलज के बराबर होना चाहिए, या बाह्य अवकलज का आप लिख दोगे L(f'(a) के द्वारा और दाह्य अवकलज को लिखोगे आप R(f'(a) के द्वारा। ठीक है। और इसी तरह से आप इसको लिख देंगे लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस h माइनस f a बटा माइनस h और R(f'(a) का मतलब हो गया लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h माइनस f a बटा h। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी f'(a माइनस h) बराबर आएगा f'(a प्लस h। इनमें से कोई भी एक शर्त आप अपने वो काम में दे सकते हो। तो ये होती है आपकी अवकलनीयता दिखाने के लिए आपको ये दो शर्त सिद्ध करनी है और संतत दिखाने के लिए आपको ये तीन शर्तें सिद्ध करनी है। तो ये तो हो गए इसके मुख्य फॉर्मूले जो आपको अपने नोटबुक में क्या करने हैं, नोट करने हैं। अब देखो हम आगे कुछ और बातें कर रहे हैं। तो देखो आगे हम कुछ और बातें संतत फलन बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो कुछ फलन होते हैं जो आपके हमेशा क्या होते हैं, संतत होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, आपके असंतत फलन होते हैं। अब देखो संतत फलन की बात करें तो इसमें तो आपका जो तत्समक फलन होता है f(x) बराबर x, वो क्या होता है, हमेशा संतत होता है। तत्समक का मतलब जान लेना, आप जैसे मालूम मिल गया f(x) बराबर x या f(y) बराबर y, या मान लो कुछ भी मतलब सेम टू सेम आपको प्रॉपर होता है आपका तत्समक फलन। एक होता है आपका अचर फलन, यानी इधर आपका अचर मान आएगा, जैसे मान लीजिए f(x) बराबर मान लो मेरे पास 2 आ रहा है, ये क्या है फलन, ये भी क्या होता है आपका संतत फलन होता है। एक आपका बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन का मतलब क्या हो गया, जैसे f(x) आ रहा है मेरे पास, जैसे लीजिए 3 प्लस 2x प्लस 5x स्क्वायर ऐसे। ठीक है, ये आपका होता है बहुपदीय फलन। ये भी में से क्या होता है, एक संतत फलन होता है। इसके अलावा आपका sin x और cos x है, ये में से क्या होते हैं, आपके संतत फलन होते हैं। ठीक है ना। चरघातांक जो आपका f(x) बराबर a की पावर x है, अगर a का मान 0 से ग्रेटर होता है तो हमेशा आपका संतत फलन होता है। इसी तरह वो लंबवत के फलन है f(x) बराबर log x, ये भी क्या होता है, आपका संतत फलन होता है। इसके अलावा वो मापांक के रूप में कुछ आपके फलन होते हैं, जैसे f(x) बराबर mod x, x प्लस mod x, x माइनस mod x। ध्यान रखना यहाँ पर अगर देखो mod x की बात करेंगे तो mod में देखो mod के साथ आप कुछ भी जोड़ दो, या mod के साथ आप कुछ भी घटा दो, या mod के साथ कुछ भी आप गुणा कर दो, तो ये चारों क्या बनेंगे, आपके संतत फलन माने जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कभी भी जो आपका भाग वाली कंडीशन का होता है, यह संतत फलन आपका x बराबर 0 पर नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के अलावा आप देखिए हम देखो वो बात कर रहे हैं, जैसे मान लो कुछ अब होते हैं असंतत फलन, जो संतत नहीं होते उनके बारे में तो आपको ध्यान रखना है। जैसे एक होता है आपका महत्वपूर्णांक फलन f(x) बराबर महत्वपूर्णांक x या x माइनस x का महत्वपूर्णांक, ये पूर्णांक तो क्या होते हैं, असंतत। इसी तरह आपका जो 10x सेकंड होता है, ये प्लस माइनस 5/2 और प्लस माइनस 3/2 क्या होते हैं, हमेशा असंतत होते हैं। इसी तरह तो आपका cot x और cosec x होता है, वो भी आपके 0 पर प्लस माइनस 5 पर प्लस माइनस 2 पर, क्योंकि यहाँ पर आपका मान क्या मिलेगा, अनंत मिलेगा। जब आप इनमें मान रहे क्या था, आपका मान अनंत होता है। तो और मैंने बताया कि जब भी अनंत की कंडीशन आती है तो उस फलन को आप परिभाषित नहीं कर सकते, वो क्या मतलब आपका एक असंतत फलन माना जाता है। इसी तरह कुछ मेरे पास f(x) बराबर sin a बटा x, अगर sin a बटा x का मान अगर आप अभी आ 0 बटे होना तो बटे में 0 आ रहा है, तो sin अनंत की कंडीशन बढ़ रही है, sin अनंत का मान आप डिसाइड नहीं कर पाते कितना आ रहा है। ठीक है। और इसी तरह तो आपका f(x) बराबर a बटा x का मान अगर आप 0 लोगे तो क्या आएगा, मान आपका अनंत आएगा। तो ये भी क्या आपके असंतत फलन, तो ये कुछ आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए संतत फलन कुछ गुणधर्म होते हैं। गुणधर्म क्या होते हैं कि यदि फलन f(x)
और जी एक्स अपने प्रांत में क्या है, संतत हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स यानी दो संतत फलनों का योग और उनका अंतर भी क्या होता है, संतत होता है। एफ एक्स डॉट जी एक्स दो संतत फलनों का जो गुणनफल है वो फलन भी क्या होगा, आपका संतत होगा। दो संतत फलनों का जो विभाजन है वो भी क्या होगा, संतत। और दोनों का जो संयुक्त फलन होता है जी और एफ एक्स, जो आपने पहले सारे पढ़ा है वो भी क्या होता है, एक संतत फलन होता है। यदि एफ एक्स और जी एक्स क्या है, संतत फलन है। तो देखो ये मैंने आपको संतत फलन की कुछ बेसिक बातें बताई है और इसी तरह से मैंने आपको अवकलनीयता के बारे में भी बता दिया। अब देखो हम जो अपना टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो अब देखिए बेसिकली हम नाम किसकी बात कर रहे हैं, संतत की बात कर रहे हैं। संतत फलन क्या होता है, देखो संतत आपको नाम से पता लग रहा है। संतत का अगर आप थोड़ा सा इसको विस्तार हो सके तो इसका होता है सतत, यानी ऐसा फलन जो आपका बिल्कुल लगातार बीटा बीटा में चलता रहे वो क्या कहलाता है, एक संतत फलन। जैसे नॉर्मल सी बात है, अब मान लो मेरे पास f(x) बराबर क्या है, x आ रहा है। अगर देखो मैं इसका ग्राफ खींचता हूं, ऐसे ही मैंने मान लो x का मान मैंने 1 लिया तो मेरे पास y का मान भी क्या है 1, x का मान मैंने 2 लिया तो y का मान भी क्या है 2। और इस तरह से जो इसका ग्राफ बिल्कुल इस तरह से क्या रहेगा, चलता रहेगा। ये ग्राफ देखो एक बार आपका टूटने वाला नहीं है। जब ये ग्राफ नहीं टूटने वाला है तो फिर क्या बन जाएगा, एक संतत फलन माना जाएगा। और अगर ये ग्राफ टूट जाता है तो क्या नहीं होता, वो संतत फलन नहीं होता है, ठीक है ना। अब इसकी देखो पहचान कैसे करनी है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर मान लो बिंदु 2 है, या x का मान 2 है। अब देखो 2 पर तो आपका फलन का मान क्या रह गया है। अब देखो 2 से थोड़ा सा इधर आएगा, बिल्कुल थोड़ा सा, यानी आपने जैसे 2 में से आपने 0.1 कम किया या आपने फिर 2 में क्या कर दिया 0.1 जोड़ दिया, तो जब आप थोड़ा सा इधर आएंगे तो आपका मान बनेगा 1.9। मान लो 1.9 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और 2 में आपने थोड़ा जोड़ा 0.1 तो आपका मान क्या रहेगा। अब देखो इन तीनों को मिलाओगे ना, इस पॉइंट को इस पॉइंट को इसको, तो इनको मिलाने पर तो आपका ग्राफ बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल एक सतत ग्राफ आना चाहिए लगातार चलते हुए क्रम में। तो इसका मतलब वो फलन क्या कहलाया जाएगा, आपका एक संतत फलन वो कहलाया जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर देखो 3 पॉइंट हो गए हमारे पास। एक तो पॉइंट हमारे पास कौन सा है 2, यानी जहां पर आपने x का मान लिया 2 वो पॉइंट हो गया आपका। एक जब आपने थोड़ा सा इसके इधर आई यानी यहाँ पर 1.2 पर आएगा, एक थोड़ा सा बाद इधर यानी यहाँ पे 2.1 पर आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये तीनों पॉइंट क्या है, ये तो फलन का सीमा है, ये बाईं सीमा है और ये है दाईं सीमा, ठीक है ना। बाईं सीमा और दाईं सीमा मैंने भी आपको बताया था कि जब आप संतत दिखाओ तो आपके पास क्या होना चाहिए कि जो बाईं सीमा है उसका मान दाईं सीमा के बराबर या फलन का मान, इन तीनों का क्या होना चाहिए, इसमें बराबर चाहिए। किसी भी फलन का इन तीनों का मान बराबर आएगा तो वो फलन क्या माना जाएगा, एक संतत फलन माना जाएगा। ये मैंने आपको समझा दिया है। तो बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर फलन का मान। अब जैसे मान लो मैंने आपको पॉइंट 2 लिया है और यहाँ पर मेरे पास पॉइंट क्या गया 2 पॉइंट, क्यों आपने इसे बिल्कुल थोड़ी सी को देखिए, यानी जैसे आप यहाँ पर f a प्लस a माइनस h या f a प्लस h या f a ये इनको आप ऐसे लिखते हो। तो यहाँ पर a तो क्या आपका वो बिंदु जिस बिंदु पर आप इसको जांच करें, h क्या है, h बिल्कुल देखो 0 के समथिंग राशि है, h बिल्कुल 0 के समथिंग राशि है। इसका मतलब बिल्कुल थोड़ा सा परिवर्तन करना आपको, यानी 2 से थोड़ा सा इधर आना आपको। जैसे आपने 0.1 लेने चाहिए, हालांकि 1.2 तो बहुत बड़ी राशि है, बिल्कुल थोड़ा सा आपको 0 के बराबर है वो राशि इधर आनी है लेकर के, तो उस कंडीशन में और उधर जाओगे आप, तो दोनों ही कंडीशन में अगर आपका मान है मतलब इन तीनों पॉइंटों को आप मिलाते हो तो अगर आपका ग्राफ नहीं टूटता है तो ग्राफ नहीं टूटने का मतलब फलन क्या माना जाएगा, आपका एक संतत फलन माना जाएगा। यानी ये तीनों शर्तें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो आप जानते हैं कि बाईं सीमा के लिए आपका मान f a माइनस h क्यों होता है, दाईं सीमा मान आपका f a प्लस h क्यों होता है, इसको जानिए आप। मेरे पास यहाँ पर पॉइंट था 2, मैं अगर देखो इधर देखो अपने मेरा जो हाथ है दाईं ओर उधर, अगर मैं थोड़ा उधर जाऊंगा तो देखो मेरे को इसमें कुछ बढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने 2.1 कर दिया तभी मेरा मान यहाँ पर आया ना। अगर मैं देखो इधर लेफ्ट की तरफ इधर बाईं साइड पे आ रहा हूँ तो मेरे को मान थोड़ा घटाना पड़ेगा, तब मेरा मान क्या है 1.9, यानी यहाँ पर आएगा मान, ठीक है ना। अब इसका मतलब जो 1.9 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 माइनस 0.1 लिख सकता हूँ ना, और 2.1 को मैं क्या लिख दूंगा 2 प्लस 0.1। अब एक बात सपोज कर लो कि मान लो मेरे पास यहाँ पे 2 नहीं होता, मेरे पास मान लो a होता, तो मेरा पॉइंट क्या बनता है यहाँ पर तो आता a, और मान लो जो 0.1 लिया मैंने 0.1, ये मान लो मेरा क्या है h के बराबर है, बिल्कुल 0 के नजदीक राशि है, यानी इसको मैंने h माना, तो मेरा मान यहाँ पर क्या बनेगा 2 प्लस h का मतलब क्या हो गया a प्लस h, क्योंकि 2 का मतलब क्या है एक बार a है और 0.1 का मतलब क्या है h है, तो इधर आ रहा है a प्लस h और इधर मेरे पास क्या आएगा a माइनस h। एक तो मेरे पास ये पॉइंट हो गया, एक मेरे पास ये पॉइंट हो गया, एक मेरे पास कौन सा पॉइंट हो गया ये पॉइंट हो गया, तो 3 पॉइंट आ गए मेरे पास a माइनस h, एक आ गया a और एक आ गया a प्लस h। ये तो फलन का पॉइंट हो गया, ये बाईं सीमा पॉइंट हो गया और ये दाईं सीमा पॉइंट, ठीक है। समझ में आ गई बात। यानी आपने जब ये बिंदु लिया था यहाँ पे तो a में आपने कुछ ना कुछ जोड़ा है, थोड़ा बढ़ाया, दाईं साइड में गए आप तो बिंदु आपका हो गया a प्लस h के लिए,
और इधर आप वापस बाई साइड में आगे जाएंगे, आपने कुछ कम किया है तो आपका बिंदु क्या आ गया, f माइनस s आ गया, ठीक है ना। तो बाई सीमा के लिए ये याद रखना आपको, और दाई सीमा के लिए ये याद रखना है, और फलन के लिए आपको ये याद रखना है। अगर तीनों मान अगर आपके बराबर आते हैं तो फलन क्या माना जाता है, संतत फलन माना जाता है। तो ये तो मैंने आपको संतत जो होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है, वो मतलब मैंने आपको अभी समझाया है। अब तो इसके अलावा कुछ बातें आपको और ध्यान रखनी है, जैसे कुछ आपके फलन होते हैं जिनमें मुख्य रूप से मैं बात करना चाहूंगा। देखो बाकी फलों से तो आप सबसे परिचित हो, क्योंकि 11वीं क्लास में आपने सभी प्रकार के जो फलन वो पढ़े हैं, त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है और जो चरघातांकी फलन क्या होता है, ये सब आपने पढ़ा है। अब मैं यहाँ पर आपको मुख्य रूप से एक तो मापांक जो फलन है उसके बारे में बता रहा हूँ, और एक जो आपका महत्तम पूर्णांक फलन है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले बता रहा हूँ मापांक फलन। तो मापांक फलन क्या होता है आपका, इस तरह का अगर कोई भी फलन है उसके दोनों तरफ आप इस तरह से दो लाइनें खींचते हो तो वो क्या बनाता है, एक मापांक फलन माना जाता है, ठीक है। ये मापांक फलन है। अब देखो जो मापांक फलन आपका होता है ये अपने बिंदु पर में से क्या होता है, एक संतत फलन होता है, ठीक है ना। अब देखो संतत क्या होता है, इसका कारण देखिए आप। देखो जब आप इस मापांक को उठाते हो ना तो देखो आपके पास ये दो केस बनेंगे, यानी एक तो आएगा प्लस x, जब आप x का मान क्या लेंगे 0 के बराबर से ग्रेटर लेंगे तब, एक आएगा माइनस x, जब आप x का मान क्या लेंगे 0 से लेस लेंगे तब। अब यहाँ पर ये बात भी सोच लेंगे मैंने यहाँ पे सीधा 0 पर क्यों की। अगर मान लो मेरे पास fx का मान क्या होता, मापांक x माइनस 1 होता, तो भी क्या मैं इसको ऐसे लिखता क्या कि यहाँ पर x माइनस 1 क्या आएगा मेरा, जब 0 से बराबर होगा तो ये लिखो, तब ये नहीं आएगा तो डायरेक्ट क्या आएगा आपका मान 1 आएगा, 1 के बराबर से बड़ा, और यहाँ पर आएगा माइनस में x माइनस 1 कब, जब x का मान क्या आएगा इससे छोटा आएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो क्यों रखना है, इसका कारण देखिएगा। मेरी बात सुनो, जो मापांक होता है ना, अगर हम इसको शाब्दिक रूप से बात करें मापांक का मतलब कि मापांक क्या होता है, तो मापांक होता है कि कोई भी ऋणात्मक संख्या हो उसको धनात्मक बना देना, इसका मुख्य काम होता है। जैसे मान लो मेरे पास 2 का मापांक है तो क्या आएगा 2, 3 का मापांक लिया 3, माइनस 4 का मापांक लिया प्लस 4, प्लस 4 का मापांक लिया 4, माइनस 2 का मापांक लिया 2। तो ये क्या कर रहा है, ये जो मापांक है वो प्रत्येक ऋणात्मक संख्या को क्या बना रहा है, धनात्मक बना रहा है। धनात्मक है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखो धनात्मक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ऋणात्मक है तो उसको क्या बना रही है, धनात्मक बना रहा है। तो अगर हम इसको बिना मापांक के लिखना चाहिए, देखो नॉर्मल सी बात है। अब देखो जो 0 होता है, 0 का मापांक 0 तो एक न तो धनात्मक राशि होती है और न ही ऋणात्मक राशि होती है, इसको आपको धनात्मक या ऋणात्मक बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए तो आपका मान क्या जाएगा, डायरेक्ट ही आ जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पर ये कंडीशन लगाई है कि आपको अपने 0 पर जांचनी होती है। देखो आपका फलन क्या है, मापांक x है, मापांक x। अब देखो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं इसके हिसाब से अगर x का मान अगर मान लो 2 मान लेता हूँ तो मेरा मान 2 प्लस में आएगा, प्लस प्लस में आएगी। अगर मैं इसके हिसाब से इसका मान माइनस 1 लेता हूँ तो आपको इसको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मान माइनस में क्या लिखोगे आप इसको माइनस माइनस 1, आपका मान क्या रहेगा प्लस में 1, ठीक है। इसी तरह देखो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 0, अब देख लो 0 है, 0 तो अपने आप में क्या है, एक उदासीन बिंदु होता है, यानी न तो ये धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक। तो इसको आपको कुछ भी करने ऐसे नहीं, बिल्कुल क्या जाएगा आपका 0 आ जाएगा। 0 को आप जो चाहिए वो लिख दो, क्योंकि न तो ये धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। इसी तरह मान लो आपने 1 लिया तो मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो 0 पर जांच मैंने इसलिए की कि जो आपका मापांक का फलन होता है उसमें सबसे पहले ये देखना है कि फलन का मान 0 कहां पर हो रहा है। तो आपको पता है कि इसका मान कहां पर हो रहा है, 0 पर इसका मान 0 हो रहा है ना। तो अब आपको जो अपना चेंज करना है वो किधर करना पड़ेगा। अगर आप देखो 0 के इधर आओगे इस साइड में, जिसमें आपका पीक पॉइंट क्या हो गया 0 हो गया, या माइनस 1 या माइनस 2, इधर प्लस 1 प्लस 2। अगर आप 0 के इधर आओगे तो आपका मान ऋणात्मक आ रहा है ना, तो उस ऋणात्मक को धनात्मक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तभी आपका मान क्या हो पाएगा, धनात्मक हो पाएगा। लिख दे रहे हैं, जब आपका x का मान क्या हो 0 से छोटा हो, यानी जब x का मान 0 से छोटा होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको मान को धनात्मक करने के लिए उसका क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो मैंने यहाँ लगाया था ना, मेरे पास यहाँ पर माइनस 1 है। अब माइनस 1 को मैं धनात्मक कैसे करूंगा, मैंने देखो इसके आगे मेरे को माइनस लगाना पड़ेगा, तभी तो धनात्मक पड़ेगा, क्योंकि मापा का मतलब क्या होता है, धनात्मक करना। और देखो अगर मैं 0 के इधर आऊंगा यानी प्लस 1 दूंगा तो इसमें तो आपको आवश्यकता नहीं, सीधा ही मान आपका। तो जब आप x का मान 0 से बड़ा लोगे तो भी आपका मान क्या आएगा, डायरेक्ट सीधा आ जाएगा। अगर आप अपना मान इधर लेके आते हो 0 की साइड में तो आपका मान क्या आएगा, उसको प्लस करने के लिए आपको इसके लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा x का काम कर रहा है, तो आपका मान माइनस इसके आगे लगा देंगे। अब देखो दूसरी बात, ये आपने दोनों शब्द याद रख ली, यानी जब x का मान 0 के बराबर है उससे ग्रेटर होगा तो ये आएगा। अब मेरे पास सुनो, ये जो बराबर होता है ये चाहे आप याद लगा दो,
इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बराबर वाला जो तो आपका एल्जेब्रा आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जीरो जो होता है, जीरो कब तक मेनली हम इसको क्या करते हैं, इसको हम दाएं पक्ष के साथ ही लिखते हैं, क्योंकि जीरो होता है तो जीरो क्या क्या आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, जीरो जीरो होता है, ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसके साथ ही लिखते हैं। तो ये मापांक वाला फलन हो गया। तो समझ में आ गई बात। मैंने आप इसकी मान जीरो पर जांच की, क्योंकि जीरो यहाँ पर आपका पीक पॉइंट बन रहा है। जीरो से आप इधर आओगे तो आपका मान धनात्मक आएगा, इधर आओगे तो आपका मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। अब देखो हम दूसरी बात करें किसकी, हम देखो दूसरी बात है वो इसकी करें किसकी, यानी x माइनस 1 के मापांक की। अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसका मान जीरो कहां पर आएगा, कॉमन सी बात है, जब मैं x का मान 1 लेता हूं तो मेरा मान क्या आता है, जीरो आता है, देखो आता नहीं आता है। तो यहां पर जो आपका पॉइंट डिसाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। 1 से इधर आओगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, उधर जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, प्लस जो का तो लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो आप यहां पर जीरो मिलेंगे यहां पे, तो देखो आपने यहां जीरो रखा तो जीरो माइनस 1 तो मान तो माइनस में ना, तो इसको धनात्मक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके आगे माइनस घटाना पड़ेगा, यानी जो फलन है उसके आगे आपने क्या बढ़ा दिया, माइनस घटा दिया, ताकि आपका मान क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए। और अगर आप 1 से उधर जा रहे हो, यानी 2 लिया आपने, 3 लिया, तो आपका मान ऑटोमेटिक आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि 2 माइनस 1 कर लो चाहिए आप, या 3 माइनस 1 कर लो चाहिए आप, तो मान क्या रहा है, 1 आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है। और अगर आप मान 1 लेंगे तो आपका मान क्या है, जीरो आता है। जीरो क्या, यानी ये तो आपका यहाँ क्या है, पीक पॉइंट है, क्योंकि 1 लेंगे तो मान आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो क्या होता है आपका, नए धनात्मक और नई ऋणात्मक वैल्यू होती है, तो इसलिए आपका यहाँ पर पीक पॉइंट क्या रहेगा, 1 बनेगा। तो आपको अपना चेकआउट किस पे करना है, 1 पर करना है। इसी तरह देखो अगर मान लो मेरे पास फलन कुछ इस तरह से आ जाएगा, जैसे मान लो कि मान लो मेरे पास आ रहा है x का मान क्या, मोड x माइनस 2 आ रहा है, तो यहाँ पर देखो मैं इसमें जब इसका मापांक घटाऊंगा तो मैं कैसे करूंगा, आपको पता है कि पीक पॉइंट आपका यहाँ पर क्या है, 2 है। जब आप x का मान 2 रखोगे तब आपका मान क्या आएगा, जीरो आएगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि जब आप x का मान 2 से छोटा लोगे, जब आप x का मान 2 से छोटा लोगे तो उसको प्लस करना पड़ेगा ना, और प्लस करने के लिए फलन के आगे क्या लगाना पड़ेगा, आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप अपना मान x के बराबर यानी 2 लेंगे या 2 से बड़ी संख्या लोगे तो आपको उसको प्लस करने की आवश्यकता नहीं हो, पहले से क्या होता, मान आपका प्लस से होता है। तो ये फलन आपका इस तरह से लिखा जाएगा। अगर मापांक में कोई फलन आ रहा है और उसका आप मापांक घटा रहे हो तो आपको ये शर्तें ध्यान में रखनी है। और ये बिंदु कहां से आएगा, ये आपको इस फलन को देख के पता लगाना है कि इसका मान 0 किस पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, या 1 पर आ रहा है, 0 पर आ रहा है। इसमें तो इसका मान 0 पर आ रहा है, इसमें मान इसका 1 पर आ रहा है, इसमें इसका मान क्या पर आ रहा है, 2 पर 0 आ रहा है। तो इसके हिसाब से आप ये जो फलन है उसकी पहचान कर सकते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया था इसके बारे में, मापांक के बारे में, कि वास्तव में मापांक क्या होता है, और जब आप मापांक को हटाते हैं उसको ऐसा क्यों लिखते हो आप, ठीक है। अब समझ आ गई बात है, क्योंकि ये फलन जो आपका मापांक है इसका मान पीक पॉइंट क्या है, यहाँ पर 0 है, क्योंकि 0 पर इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। 0 ना एक धनात्मक राशि होती है, ना ही एक ऋणात्मक राशि होती है। अब 0 से अगर आप बड़ी संख्या लोगे तो आपका मान वैसे धनात्मक आएगा, तो इसका मान क्या आएगा, यहाँ पर धनात्मक आ जाएगा। तो आपने लिख दिया x ग्रेटर इक्वल 0, तो क्या आएगा, मान x आएगा। अगर आप 0 से छोटी संख्या लेते तो उसको आपको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मापांक का मतलब क्या था, प्लस करना होता है। तो आपने उसके क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, ताकि आपका मान क्या हो जाएगा, पर धनात्मक हो जाएगा। अब देखो ये तो मैंने बताया आपको किसके बारे में, मापांक फलन के बारे में। अब देखो इसमें एक आपका महत्वपूर्ण पॉइंट और होता है, महत्तम पूर्णांक फलन। अब देखो महत्तम पूर्णांक फलन है, उसके बारे में देखो आपको जानना पड़ेगा। तो आप देखो महत्तम पूर्णांक फलन की बात कर रहे हैं, तो महत्तम पूर्णांक जो फलन होता है उसके बारे में आप जानिए। तो देखो जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो इसका संकेत क्या होता है, fx बराबर x का महत्तम पूर्णांक। ये जो बड़ा ब्रैकेट सब लगाते हैं ना, ये क्या कहलाता है, आपका महत्तम पूर्णांक कहलाता है। अब इसका देखो मतलब क्या है, इसका मतलब जानिए आप। जैसे आपने कोई संख्या निकाली इस तरह से, या मान लो मेरे पास 0 है, या 1 है, या 2 है, या 3 है, या मान लो यहाँ 4 है, या -1 है, -2 है, -3 है। देखो और भी आगे आपके मान है बात सही है, ठीक है। इस तरह से अब मान लो मेरे पास क्या है यहाँ पर, जैसे मान लो पहले तो इसका देखो मतलब जाना भाई 4 का जब मैं महत्तम पूर्णांक लूंगा तो मेरे पास मान क्या आएगा, 4 आएगा। इसी तरह अगर मैं 3.9 का महत्तम पूर्णांक लूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह मान लो मैं 4.1 का महत्तम पूर्णांक लूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्यों। अब इसका कारण देखिए, महत्तम पूर्णांक वास्तव में क्या है, ठीक है ना। अब देखो जैसे मान लो कि आपके पास ये पॉइंट क्या है, यहाँ मान लो 4 है, ये मान लो 5 है, या मान लो 6, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर आपको कोई फलन लेना है। तो जब आप 4 का महत्तम पूर्णांक लेंगे तो पॉइंट आपका कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। जब आप 3.9 लेंगे तो आपका पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है।
और 4.1 का पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ये 3.2 का पॉइंट है और ये 4.1 का पॉइंट है, ठीक है ना। और ये 4 आपका यहाँ पर है पहले से बना। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब आप अक्ष का महत्तम पूर्णांक लेते हो, इस बात का मतलब ये है कि जब आपने 3.1 लिया, चाहे आपने 3.2 लिया, चाहे आपने 3.3 लिया या डैश डैश आपने 3.9 लिया, इन सारी कंडीशन में आपका मान कितना आएगा, जो आपका मान है वो आएगा 3 आएगा, सब 3 और 3, ठीक है। इसी तरह जब आपने अपना पॉइंट है वो 4.0 लिया या 4.1 लिया या आप 4.2 लिया या डैश डैश आपने 4.9 लिया, इन सारी कंडीशन में आपका मान क्या आएगा 4। महत्तम पूर्णांक का देखो मतलब ये होता है कि संख्या रेखा पर जो आपने पॉइंट लिया है उनमें उसके जो बाईं ओर, किधर बाईं ओर जितने भी देखो आपके पॉइंट आ रहे हैं सारे, जैसे 3.9 की बात करें तो देखो 3.9 आपका पॉइंट यहाँ पर, आप देखो इधर वाला पॉइंट आपको इधर वाला देखना है, ये इतने सारे जो नंबर है इनमें सबसे महत्वपूर्ण नंबर कौन सा आपका पूर्णांक के रूप में ये 3 है। अरे बाकी पूर्णांक छोड़िए, 3.9 पूर्णांक छोड़िए, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्ण नंबर होता है आपका 0 1 2 3 4 5 ये सारे होते हैं, तो इनमें सब में आपका जो महत्वपूर्ण पूर्णांक कौन सा है 3 है, तो इसलिए आपने 3.9 का मान क्या लिखा है 3 लिखा है। इसी तरह अगर आप 3.8 लेंगे तो भी देखो इनमें आपका महत्वपूर्ण कौन सा आएगा, ये आएगा, क्योंकि आपको उधर नहीं इधर देखना आपको, ठीक है साइड में, तो 3.3 क्या आएगा आपका 3। इसी तरह आप 3.7 लेंगे तो भी क्या आएगा 3, 3.1 लेंगे तो भी क्या आएगा 3 आएगा, और 3 खुद लेंगे तो 3 तो खुद तो क्या होता है आपका पूर्णांक होता है 3, क्या आएगा आपका 3 आएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप अपना पॉइंट लेंगे 4.0 तो देखो 4 तो खुद एक अपना पूर्णांक है तो इसका मान क्या आएगा 4 ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो आपने 4.1 लिया तो 4.1 का मतलब इधर वाले भूल गया, अब इनमें सब में बड़ा पॉइंट कौन सा आपका 4 है, क्या रहेगा आपका 4, तो ये आपका महत्तम पूर्णांक का मतलब होता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, महत्तम पूर्णांक का मतलब क्या होता है और जो आपके मापांक फलन होते हैं उनका मतलब क्या होता है। तो उसके बाद में जो अपने प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको वहां पर कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप सारे प्रश्न है उनका अध्ययन कर सकते हैं, तो ठीक है ना। तो जब आपके पास ये महत्तम पूर्णांक फलन आए इस तरह से मापांक महत्तम पूर्णांक सवाल, तो उस कंडीशन में आप इसके पूर्णांक बनाते हो, मान लो आपको अक्स बार मान लो आपको 2% करना है इसमें, तो 2% करने का मतलब आपके पास एक बार तो शर्त बनेगी 2 की, एक बार बनेगी आपके पास 1.9 की शर्त, एक बार आपस बनेगी 2.1 की शर्त, क्योंकि आप देखते हो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हो, तो देखो इस कंडीशन में आपका मान बिल्कुल क्या रहेगा 2, इसमें आपका मान क्या आएगा 2, इसमें मान क्या आएगा आपका 1 आएगा, इन तीनों का मान क्या आएगा आपका बिल्कुल अलग अलग मान आएगा। जब तीनों का मान अलग अलग आएगा तो इस बात का मतलब ये हो गया कि फलन आपका क्या नहीं होता है, संतत फलन है वो नहीं होता है, तो इसलिए आप जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है उसको आप एक संतत फलन नहीं मानते हैं। तो ये तो आपने भी इसके जो मुख्य मुख्य पॉइंट है चरघातांकी फलन है इन सब के बारे में आपने भी जाना है। इसके अलावा देखो मैंने बोला कि sin x और cos x होता है आपका, sin x और cos x ये अपने x के प्रत्येक बिंदु में क्या होते हैं संतत होते हैं, क्योंकि sin और cos x में जो इसका प्रांत या परिसर वो आपका बिल्कुल -1 से क्या होता है +1 के बीच में होता है, न तो -1 से मान छोटा आता है और न ही +1 से बड़ा आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि sin x और cos x में से क्या होते हैं आपके संतत फलन होते हैं अपने प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है ना। उसके बाद अब देखो जो आपका tan x है, तो देखो tan x आपका सारे बिंदुओं पर संतत नहीं होता है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर इनका मान क्या आता है अनंत आता है, और मैंने बोला कि फलन का मान जब भी अनंत आ जाए तो मतलब क्या वो एक परिभाषित फलन नहीं हो सकता, और जो फलन आपका परिभाषित नहीं है तो उसको आप संतत नहीं मान सकते। तो tan x में आप जानते हैं कि जब आप x का मान आप π/2 लेते हैं ±π/2 या आगे +-3/2, इन सारी कंडीशनों पर इसका मान क्या आता है बिल्कुल अनंत आता है। अनंत आने का मतलब ये इन बिंदुओं पर क्या नहीं होगा, ये संतत नहीं होगा, तो इसलिए हम केवल sin और cos दो मान के चलते हैं, बाकी tan x के लिए अलग से शर्त मिलेगी आपको। अब जैसे मान लो tan x बराबर 0 तो उसकी अलग बात करेंगे, π/2 और 3/2 है इन पर आपका मान संतत नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह जो आपका sec x और देखो cos x होता है, या मान लो cot x मान लो cot x है, cot x का मान क्या होता है आपका x बराबर 0 होता है उसमें क्या था इसका मान अनंत आता है, तो ये 0 पर संतत नहीं होता है, तो मान क्या था उसका असंतत। तो देखो बच्चों ये मैंने आपको भी थोड़ा सा साधकता है उसके बारे में कुछ बेसिक बातें बताई है, फलनों के बारे में बताया कि फलन क्या होते हैं, मापांक फलन क्या होते हैं और महत्तम पूर्णांक फलन क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी आपको बताया है। और अब आपको जो आगे अपनी एक्सरसाइज है 6.1 उसको मैं स्टार्ट करना है, तो देखो मैं प्रश्नावली 6.1 उसको शुरू कर रहा हूँ, और सबसे पहले हम इसके बारे में सीख रहे हैं जो संतत है उसके बारे में सीख रहे हैं। अब देखो नॉर्मली आपको ध्यान में क्या रखना है, संतत फलन का मुख्य रूप से ये मतलब होगा कि जो फलन का मान आपका है
वो मतलब कुछ इस तरह का मान आएगी जहां पर आपका x का मान अगर आप कुछ भी रख दो वहां पर, तो उन प्रत्येक को उसका प्रांत आपको या तो दिया हुआ मिलेगा, नहीं दे रखा तो आप उसमें अगर अपना कोई बिंदु रखोगे और उस बिंदु पर उसका मान बिल्कुल एक फिक्स राशि है, मतलब आपको ये देखना कि अनंत की कंडीशन नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो फलन क्या माना जाएगा आपका, एक संतत फलन माना जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास मतलब सांतता और अवकलता को करने के लिए कभी भी आपके पास 0.0 है वो फॉर्म आपके पास नहीं आनी चाहिए, या अनंत अपनंत फॉर्म आपके पास नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो ऐसी फॉर्म होती है उनका मान परिभाषित नहीं होता है। या आपके पास 0 की तो और 0 है वो भी आपके पास नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशनों का मान कभी भी आपका परिभाषित नहीं होता। अब देखो हम कुछ प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं, तो देखिए आप आगे प्रश्नावली 6.1। तो देखो बच्चों अभी हम देखो एक पहला प्रश्न करें इसका, fx का मान आ रहा है मेरे पास x 1 प्लस 1/3 sin log x स्क्वायर, और जहां पर x नॉट इक्वल 0 हो तब तो ये शर्त आएगी, जब x का मान 0 तो आपकी शर्त आएगी 0 आएगी। तो इसकी आपको क्या करनी है, x बराबर 0 पर सार्थक थीटा की जांच करनी है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा LHL का मान। LHL का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी बाईं सीमा का मान, बाईं सीमा का मान, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट या बाईं सीमा का मान, और इसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव और fx। यहाँ पर नेगेटिव केवल इस बात को दर्शा रहा है कि आप बाईं सीमा काम ले रहे हो, और पॉजिटिव आए तो क्या ले रहे हो आप, दाएं सीमा काम में। अब देखो ये मेरे पास लिमिट देखो x टेंड टू 0 है, उसके बाद सेम है, ये केवल माइनस की इस बात को दर्शा रहा है कि बाईं सीमा, जबकि माइनस का यहाँ पर रोल नहीं है, बस वो केवल एक बार लिख देगा, ठीक है ना। फलन का मान क्या है, अब देखो मैंने बता दिया कि फलन का मान आपका आएगा, यानी x नॉट इक्वल 0। देखो तीन शर्त होती है, एक तो देखो मेरे पास यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, x इक्वल 0 का पॉइंट मेरे पास हो गया यहाँ पर। अब नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या, पॉइंट आपका यहाँ पर भी आ सकता है, पॉइंट आपका यहाँ पर भी, दोनों जगह आपका पॉइंट आ सकता है। और इसलिए देखो x नॉट इक्वल 0 का मतलब ये बाईं सीमा के लिए भी ये फलन काम करेगा, और दाईं के लिए क्या करेगा, ये फलन काम करेगा। तो मैंने यहाँ लिखा x 1 प्लस 1/3 sin log x स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या करना आपको, यहां पर देखिए जैसे आप लिमिट h टेंड टू आप 0 करोगे, यहां पर जैसे आप लिमिट h टेंड टू 0 करोगे, तो मैंने आपको बता रखा है कि जैसे मान लो आपका यहां पर पॉइंट क्या है, x बराबर ये है, तो बाईं सीमा का मतलब आप इसमें से थोड़ा कम करोगे, पॉइंट के इधर यानी कि साइड आओगे आप, तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा, a में से कुछ कम करना पड़ेगा, यानी थोड़ी सी राशि a माइनस h लोगे, इधर आओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको a प्लस h, यानी बाईं सीमा के लिए आपका मान हो जाएगा a माइनस h, तो दाईं सीमा के लिए आपका मान क्या हो जाएगा a प्लस h। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां पर x है वहां पर आपको क्या रखना है, a माइनस h रखना है, a माइनस h, और यहां ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस 1/3 sin log और 0 माइनस, अलग देखो आपके पास यहां पर a का मान दे रखा है कितना 0 है, तो यहां पर a मैच क्या आएगा मान आपका 0 माइनस h, क्योंकि a का मतलब क्या है 0 है, और यहां पर मेरे पास क्या आएगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर। अब देखो इसका आगे सॉल्व करेंगे, तो मान आएगा लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ पे आ रहा है मेरे पास माइनस h, तो आ रहा बाहर से, अंदर आ रहा है 1 प्लस 1/3 sin log h स्क्वायर, sin log h स्क्वायर ये आ रहा है मेरे पास। अब देखो जब आप इसमें सीमा लगाते थे तो 12 लगाना तो आपको बन जाएगा 0, क्योंकि अब 0 को प्लस माइनस होता है, नहीं 0 माइनस 0 करें प्लस 0 0 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है मान 1 प्लस 1/3 sin, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, log 0 आ रहा है, और log जो 0 होता है वो आपका क्या होता है, अनंत होता है, इस बात का पता है आपको सबको, यानी जो आपका log 1 है, log 1 उसका मान क्या होता है 0 होता है, और जब आप log 1 से भी नीचे जाओगे, यानी आप log 0 लोगे, तो आपके पास क्या है, वहां पर अनंत की कंडीशन आपके पास क्या आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो 0 भी हमारे पास यहाँ पर सेम 1 प्लस 1/3, अब देखो साइन अनंत है, यहाँ पर ये वैल्यू अनंत नहीं है, साइन का देखो कोण अनंत है, साइन का ये कोण क्या है, अनंत है, रखना ये वैल्यू अनंत नहीं है। अब ये साइन का कोण है, तो अनंत आपका सेपरेटली गुणा नहीं हो रहा है, मान लो ऐसा होता कि साइन x इनटू अनंत, तब तो इसका मान क्या था, अनंत था, ठीक है ना। लेकिन ये तो साइन का क्या है, कोण अनंत है, और आप जानते हैं साइन का से आप यहाँ पर कोई भी कोण रख दो तो आपको मान हमेशा क्या होगा, -1 से +1 के बीच के फिक्स राशि प्राप्त होगी। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी -1 से +1 के बीच की परिमित राशि, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपका मान आ रहा है, मतलब कितना आ रहा है, यानी -1 से +1 के बीच की परिमित राशि आपके पास आ रही है। अब देखो आगे,
तो यहाँ पर देखो मेरे पास देखो बाहर 0 मान है और अब देखो अंदर वाला मान है। इस फिक्स राशि में से मान लो आपका मान 1 भी 0 मतलब कुछ भी इसका मान हो सकता है और बाहर मेरे पास इसमें क्या करते हैं 3 का मान है उसके बाद में आपका एक जोड़ना। तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगी एक निश्चित राशि लेगी, निश्चित राशि आ गई। मतलब इन सबको जोड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, एक निश्चित राशि प्राप्त होगी, अनंत तो आपको प्राप्त होगा नहीं। अब निश्चित राशि को अगर आप 0 से गुणा कर देते हो चाहे वो कितनी राशि हो आपकी, तो आपका मान बिल्कुल क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो बाई सीमा है यानी बाई फलन का मान है वो आपके पास कितना आ गया है, 0 आ गया है। अब देखिए आप दाई सीमा का मान, तो देखो दाई सीमा का मान कैसे निकालेंगे, तो दाई सीमा के लिए आपको दाई सीमा का वो लगाना है। तो आपने लिखा भी यानी दाई सीमा का मान, दाई सीमा का मान या इसको आप क्या लिखोगे RHL, ठीक है ना। आप चलो इसको यहाँ पर पहले आर लिख देते हो, मैं इसको बार बार आगे आर लिखूंगा बराबर दाई सीमा का मान। अब RHL का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा क्या पढ़ा आपने, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस और fx, और प्लस केवल इस बात को दर्शा रहा है कि फलन क्या आपका दाई सीमा वाला आप काम में ले रहे हो। अब देखो मेरे पास यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 आ रहा है और फलन का मान देखो मैंने समझाया दिया आपका, चाहे आप बाई सीमा की तरफ आए दाई सीमा की तरफ आए, दोनों के लिए आपको क्या आएगा, यही फलन काम में आएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा x इंटू 1 प्लस 1/3 साइन लॉग x स्क्वायर। अब देखो इसको आगे सरल करने पर मान क्या आएगा आपका, जैसे इसका आप x टेंड टू 0 बनाओगे तो देखो मैंने बोल दिया ना आपको, जब आप दाई सीमा की तरफ आते हो तो आप a में कुछ ना कुछ जोड़ रहे हो, आप जोड़ रहे हो ना, तो आपका मान क्या हो जाएगा, सब जगह a प्लस h हो जाएगा। जबकि हमारे पास यहाँ पर a का मान कितना है, 0 है, तो मान हो गया 0 प्लस h ब्रैकेट में 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 प्लस h का होल स्क्वायर। ये आपने इसको इस तरह से है वो लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो आगे मेरे पास आ रहा है लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर तो आ गया मान h, यहाँ पर 1 प्लस 1/3 और साइन लॉग h स्क्वायर, ये आपने मान को इस तरह से लिख दिया है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर देखो लिमिट h टेंड टू 0 है और देखो जब आप इस सीमा को लगाते हो यानी h का मान क्या आपका 0 है, तो जब आप इस सीमा का प्रयोग करते हो तो देखो ये जो बाहर वाला मान आपका है तो देखो 0 बन जाएगा, h का मान अंदर वाला मान आ गया 1 प्लस 1/3 साइन। अब देखो मान आपका लॉग वापस 0 बनेगा, तो 0 से 0 का लॉग 0 का मान क्या होता है, अनंत राशि होती है, तो इसको आपने क्या लिख दिया अनंत। तो अब देखो बात आपकी बोला होगी यानी 1 प्लस 1/3 और यहाँ पर मेरे पास क्या है -1 से +1 के बीच की परिमित राशि, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये परिमित राशि प्राप्त हो रही है। अब परिमित राशि प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब इन सब से मिलकर आपको क्या बनेगी, निश्चित राशि बनेगी, निश्चित राशि। और जब आप निश्चित राशि को 0 से गुणा कर देते हैं तो आपका मान क्या होता है, बिल्कुल 0 आ जाता है। यानी आपने निश्चित राशि को 0 से क्या करवा दिया, अभी गुणा करवा दिया है, इसका मतलब ये कंप्लीटली मान क्या हो गया आपका 0 हो गया है। अब देखो बाई सीमा का मान भी मेरे पास क्या है, 0 आ रहा है और दाई सीमा का मान भी मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जबकि इस संदर्भ में आपने 3 शर्त पढ़ी, अब देखो तीसरी शर्त, अब तीसरी शर्त में आपको मान निकालना है फलन का मान, फलन का मान यानी फलन के मान का यहाँ पर मतलब हुआ कि आपको किसका मान निकालना है, f का यानी f0 का आपको मान को निकालना है। तो देखिए जो फलन का मान आपका यहाँ पर वो देखो पहले से प्रश्न में दिया गया कितना कि x बराबर 0 लेंगे तो आपका मान क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये पहले से आपको दिया गया है। अब देखो आप लिख लीजिए कि LHL का मान आपका बराबर आ रहा है किसके, RHL के बराबर आ रहा है किसके, f0 के, यानी तीनों के तीनों आपके मान क्या है, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। LHL का मतलब बाई सीमा का मान, RHL का मतलब दाई सीमा का मान और फलन का मान तीनों बराबर आ गया ना। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए फलन x बराबर 0 पर संतत है। तो ये आपको इस तरह से सार्थकता की जांच वो करनी है, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा कौन सा प्रश्न संख्या जो पहला है वो मैंने आपको भी करवाया है। अब चलो आप एक प्रश्न और देख लो दूसरा। देखो पहले बच्चों तो अगला जो प्रश्न आपका बी पार्ट है उसको देखिए आप, ये पहले का देखो बी पार्ट ठीक है ना। इसमें देखो फलन का मान मेरे पास याद है fx बराबर e की बार a/x जब x नॉट इक्वल 0 आएगा और 0 का जब x का मान क्या आएगा 0। अब देखो आपको x बराबर 0 क्या करनी है, सार्थकता की जांच वो करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा LHL का मान बाई सीमा का मान, जिसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव और fx। तो यहाँ पर मेरे पास a का मान कितना है, 0 है ना, तो 0
और fx का मान क्या आएगा, ऊपर वाला आएगा दोनों के लिए e की पावर a बटा x और बटे में क्या है x। अब देखो जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लिमिट एच टेंड टू 0 बनाओगे तो मैंने बोला कि बाई सीमा के लिए आपको थोड़ा इधर आना पड़ेगा ना, बाई साइड में आएंगे आप तो 1 बटा क्या रहेगा आपका 0 माइनस एच और बटे में क्या रहा है 0 माइनस एच। अब उसके बाद देखिए आप मेरे पास आ रहा है लिमिट एच टेंड टू 0, ठीक है ना। अब देखो इसको आप जब आगे और सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा e की पावर माइनस a बटा एच और बटे में क्या रहेगा मेरे पास माइनस में एच। अब देखो जब आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आपके पास देखो क्या आएगा, यहाँ पर जो मान आपका है जब आप इसमें अपना मान लगा देते हैं तो आपके पास देखो ये मान आ जाएगा इस तरह से, क्या मान आएगा तो देखिए आप अभी अब देखिए इसमें अगर आप अपने देखो सीमा याद लगाते तो आपको पता है कि ऊपर तो मान आपको क्या आएगा e की घात माइनस अनंत आएगा और बटे में क्या आएगा मेरे पास मान माइनस में 0 आएगा। और देखो e की घात जो माइनस अनंत होती है ना उसका मान में क्या होता है 0 होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। देखो कुछ बातें होती है e की घात जो आपके पास x है उसका मान होता है 1 प्लस x स्क्वायर बटा पेट्रोल 2 ये होता है, ठीक है ना। और जब आप e की घात 0 लेंगे तो आपका मान आएगा 1 प्लस 0 प्लस ये सारा 0 आएगा तो माइनस का क्या आएगा e का आएगा। जब आप e की घात अनंत लेंगे तो आपके पास मान क्या आएगा 1 प्लस अनंत का स्क्वायर का 2 ये आपका मान आएगा। लेकिन जब आप e की घात माइनस अनंत लेंगे तो उसका मान क्या आएगा 0 आएगा। क्यों आएगा इसका मतलब देखिए एक बार आप जैसे मानो मेरे को e की घात माइनस अनंत का मान निकालना है तो मैंने लिख दिया 1 बटा e की घात प्लस में अनंत तो आपका मान आ गया 1 बटा 1 प्लस अनंत का स्क्वायर बटा पेट्रोल तो ये आ रहा मान आपका ऊपर 1 है नीचे आ रहा अनंत तो यहाँ पर 1 तो है मेरे पास, इसको बना देंगे आप 1 बटा 0 तो ये क्या हो जाएगा 1 गुणा 0 बटा 1 और मान क्या देगा आपका 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये मान क्या हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो ये बातें आपको क्या ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो अब देखो नेक्स्ट आगे हम बात करें इसकी सवाल की। तो हमारा जो प्रश्न था मुख्य रूप से वो क्या था उसको देखो दोबारा। अगर देखो मैं इसमें सीधे सीमा लगा देता हूँ यहाँ पे, मतलब अगर मैं इस प्रश्न में सीधे सीमा का प्रयोग करता हूँ तो मेरे पास क्या रहेगा ऊपर भी मान आएगा 0 और नीचे भी मान क्या आएगा 0 और 0 बटा 0 आपका एक परिभाषित मान होता है। तो हमें इस कंडीशन से हमें बचना है, यानी जब भी ऐसी कंडीशन उससे आपको क्या करना पड़ेगा हमेशा बचना पड़ेगा। तो देखो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपने लिखा लिमिट h टेंड टू 0 1 बटा e की घात 1 बटा h और इनटू माना है h और आपने यहाँ बता दिया माइनस, ठीक है ना। अब देखो उसमें आप सीमा रखोगे तो माइनस 1 बटा e की घात अनंत इंटू 0 और अब देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या रहा माइनस 1 बटा यहाँ पे देखो अनंत e की घात अनंत का मान क्या रहेगा वापस अनंत आएगा और इसको आप क्या करोगे 0 से गुणा कर रहे हो तो माइनस 1 बटा मेरे पास क्या आ गया 0 और यानी मेरे पास क्या है परिभाषित मान आपके पास है वो प्राप्त हो रहा है। यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास मान क्या आएगा अपरिभाषित मान आएगा, यानी जो 22 सीमा है आपकी LHS द्वारा मेरे पास क्या आ रही है अपरिभाषित मान आ रहा है इसका। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जब आपकी तीनों सीमाओं में से अगर आपकी एक भी सीमा अगर अपरिभाषित आ जाती है यानी अनंत की कंडीशन आ जाती है तो मेरी बात सुनो वो फलन आपका कभी भी क्या नहीं होता है संतत नहीं होता है। तो आप इसको आगे करो तो ठीक है, मैं आप इसको डायरेक्ट लिख दोगे यहाँ बाईं सीमा का मान अपरिभाषित होने के कारण फलन x बराबर 0 पर असंतत है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चाहे भले आपका दाएं सीमा का मान भी क्या है अनंत आ जाएगा, अगर इसका मान भी अनंत इसका मान भी अनंत है दोनों मान आपके अपरिभाषित है तो इसका मतलब कभी आप ये मत मान लेना कि ये संतत है। अपरिभाषित शब्द आने का मतलब क्या होता है कि आपका फलन वो संतत नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये था आपका सवाल नंबर 2। इसमें आपको आगे दोनों सीमा निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके अगर एक भी सीमा का मान अपरिभाषित आ गया तो फलन आपका किसी भी हाल में जो संतत है वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये था आपका सवाल नंबर 2। अब जो इसका सी पार्ट है वो सी पार्ट आप खुद घर से करेंगे एक बार आप इसको। तो देखो मैं सी पार्ट आपको थोड़ा सभी चलो सी पार्ट में आपको और करा दूँ एक बार भी। तो देखिए इसका आप सी पार्ट एक क्वेश्चन आप सी पार्ट इसमें हो जाए ठीक है ना। तो सी पार्ट की बात करें तो इसमें आपको तो सवाल 3 प्रकार में संतता की जांच करनी है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे यहाँ पर इसका f3 माइनस h का मान। मैंने क्या बताया था कि मैं यहाँ पर LHS लिखूं चाहे f3 माइनस h लिखूं दोनों का क्या होता है एक ही मतलब होता है। इस बार मैंने LHS और क्या लिख दिया मैंने f3 माइनस h लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो आप यहाँ लिखोगे लिमिट x कितना आ रहा है 3 नेगेटिव आ रहा है और आंसर निकल रहा है fx।
बराबर लिमिट x टेन टू 3 और fx का मान क्या है। अब देखो यहाँ पर ये दो चिन्ह होते हैं, ये आपके काफी महत्वपूर्ण पड़े। इसमें बच्चा क्या है अक्सर गड़बड़ करता रहता है कि अब जब बाएं सीमा निकालने तो ये वाला फलन कहाँ मिलोगे, ये वाला फलन कहाँ मिलोगे। देखो नॉर्मल सी बात है, इसको थोड़ा सा आराम से समझिए। जैसे मेरे को 3 पर चेक करना है, मैं 3 से इधर आऊंगा तो मान लो मैं 2 को 9 लूंगा, यानी मैं 3 में से कुछ ना कुछ घटाऊंगा, सीधी सी बात है, कम करूंगा मैं क्या। और इधर आऊंगा तो मैं क्या करूंगा 3.1 लूंगा, यानी मैं 3 में कुछ ना कुछ जोड़ूंगा जिस मान में नेचुरल है, ठीक है ना। अब इसका मतलब देखिए जो आपका इधर मान आ रहा है, यानी आपका यहाँ पर जो अक्स का मान है वो क्या है 3 है, ठीक है। अक्स का मान क्या होगा आपका 3 हो गया। अब जो इधर फलन आएगा तो वो 3 से छोटा होगा ना, यानी जो आपका फलन होगा वो क्या होगा 3 से छोटा होगा। जो आपका एक्स बनेगा इधर वो 3 से क्या आएगा छोटा आएगा, यानी जो आपका एक्स का मान है वो क्या आएगा 3 से छोटा। अरे जो आपका यहाँ पर 2.9 है वो क्या 3 से छोटा नहीं है क्या बाएं सीमा वाला। तो इसका मतलब अगर मैं इसको अक्स मानूं तो अक्स का मान क्या 3 से छोटा है। तब आपको बाएं सीमा में शर्त कौन सी देखनी है कि अक्स का मान 3 से छोटा कौन से में, ऊपर वाले में। तो ये ऊपर वाला कौन काम आएगा, तो आपको इतना पड़ेगा क्या 1 प्लस एक्स। और जैसे आप इसको लिमिट एच टेन टू 0 करोगे तो यहाँ पर आपका मान आएगा 1 प्लस एक्स। अब आपने क्या देगा 3 माइनस एक्स। अब इसमें क्या करना आपको अपनी जो सीमा वो लगानी है, और जैसे आप इस सीमा लगाओगे तो मेरे पास मान आएगा 1 प्लस 3 माइनस 0 और मेरे पास मान आएगा 4। अब इसमें लेना आपको किसका मान f3 प्लस h का मान, तो बराबर आ रहा है मेरे पास लिमिट x टेन टू 3 प्लस और fx। ये इसका फॉर्मूला हो गया लिमिट x टेन टू 3 और fx। अब देखो fx का मान क्या आएगा। अब देखो आपने 3 से बड़ा मान लिया, 3.1 लिया, 3 में आपने कुछ जोड़ा है, तो इस बार जो x का मान जो आपका 3.1 है वो बिल्कुल क्या 3 से बड़ा है ना, यानी आपका जो x का मान क्या वो 3 से बड़ा है। तो आपको शर्त कौन सी देखनी है जिसमें x का मान क्या आएगा 3 से बड़ा आएगा, यानी आपका फलन ये नीचे वाला काम आएगा, यानी 7 माइनस एक्स। और जब आप इसमें लिमिट एच टेन टू 0 करोगे इसका मतलब क्या हो गया 7 माइनस यहाँ पर आएगा 3 प्लस एच। अब इसमें आप समझ लगाओगे एच का मान, तो मान आएगा 7 माइनस 3 प्लस 0 और आपके पास मान क्या आ रहा है इसका 4 आ रहा है। तो ये अभी आपने इसका मान निकाल लिया दाएं सीमा का मान। अब देखिए दाएं सीमा के बाद में आपको क्या निकालना होता है, जो फलन है उसका मान आपको प्राप्त करना होता है। तो देखो अब मैंने किसका मान निकाला, डायरेक्ट मैंने f3 का मान निकाला है। अब देखो f3 के लिए आपका ये ऊपर वाला काम लेके चल रहा है, तो इसमें देखो बराबर का चल रहा है ये ना, तो मतलब ये ऊपर वाला काम आएगा। और इसमें सीधे क्या करना आपको अक्स से वहां पर 3 रखना है, तो आपका मान क्या आ गया 4। तो f3 का मान मेरे पास क्या हो गया 4। देखो बाएं सीमा का मान 4, दाएं सीमा का मान 4, फलन का मान 4, तीनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए फलन क्या आपका संगत है। तो आप लिखेंगे क्योंकि f3 माइनस h बराबर आ रहा है f3 प्लस h बराबर आ रहा है f3, ठीक है ना। इसको आप ऐसे लिखो LHL बराबर आ रहा है RHL बराबर आ रहा है f3 के। इसका मतलब फलन fx x बराबर 3 पर संतत है। तो इस तरह से आपको इसकी जो सार्थकता है उसकी आपको जांच करनी है। अब देखो जो प्रश्न का इसका चौथा पार्ट है वो एक बार आप खुद घर से ट्राई करके आएंगे। और देखो प्रश्न में जो डी पार्ट है मैं आपको लिख दूं यहाँ पर, इसमें आपके पास आ रहा है x बराबर क्या, एक तो आ रहा है sin x और एक बार आपके पास क्या रहा है tan x आ रहा है। sin x का मान तो आपको कब लेना है जब आपका x का मान क्या आएगा -π/2 से लेकर के 0 के बीच में आएगा, और ये मान आपको कब लेना है जब आपका x का मान क्या आएगा 0 से ग्रेटर आएगा या π/2 के छोटा आएगा, और यहाँ पर बराबर भी लगा है, ठीक है ना। तो अगर उसके आपकी x बराबर 0 पर जांच आपको करनी है, तो ये आप एग्जाम के लिए जो प्रश्न आपका है वो घर से आपको ट्राई करके आएंगे, बाकी तो प्रश्न वो कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद। और अभी जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।